हमारा नया टॉपिक है मर्चेंट बैंक का। हाँ, ये थोड़ा देखिए सर्विस का जो हम फाइनेंशियल सर्विस के फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, और जो आज हम टॉपिक बता रहे हैं ये साइलेंट है, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। टॉपिक जो हम आपको बताएंगे मर्चेंट बैंक से संबंधित है। टॉपिक हमारा है पोस्ट प्री इशू एंड पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन। हाँ, मतलब एक मर्चेंट बैंक का या अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, पब्लिक इशू करने जा रही है, राइट इशू करने जा रही है, तो इशू पहले क्या उसका ऑब्लिगेशन है और इशू के बाद उसका क्या ऑब्लिगेशन है एक मर्चेंट बैंक का, इस संबंध में आपको हम बात करेंगे। तो टॉपिक हम ये ध्यान फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में साइलेंट है, यानी ये आपके कोर्स में देखा जाए दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये साइलेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। और एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर हमने पिछले साल का पेपर उठा कर दिखाया तो पूछा गया है। तो टॉपिक हम फिर रिपीट कर रहे हैं, प्री इशू एंड पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन। पहले हम बात करेंगे प्री इशू की, तो ध्यान से मेरा लेक्चर को समझिए। सेबी हैज़ इशू डिटेल्ड गाइडलाइन विद रिगार्ड टू बोथ प्री इशू ऑब्लिगेशन एज वेल एज पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन. Appointment of lead merchant banker to manage the public issue is compulsory. The lead merchant banker is responsible for following various guidelines issued by SEBI. यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है लीड मर्चेंट बैंकर, तो ध्यान रखिएगा। लीड मर्चेंट बैंकर वही उसको बोलते हैं जो किसी कंपनी में एज ए मर्चेंट बैंक के रूप में अपॉइंट करता, हाँ उसका अपॉइंटमेंट होता है, यानी जो भी काम उसको दिया जाता है कंपनी की तरफ से वो काम वो करता है। यहाँ पे इसको काम कंपनी की तरफ से काम दिया जा रहा है कि आप पब्लिक इशू के पहले जो भी काम है उसको आपको देखना है, और इशू के बाद का जो भी काम है वो भी आपको ही करना है। तो नाम दिया जाए इसको लीड मर्चेंट बैंकर। तो क्लियर हो गया ये। तो कहीं भी दोनों मर्चेंट बैंकर या लीड मर्चेंट बैंकर दिखाया जाए, दोनों एक ही चीज़ है, तो आप कहीं भी इसको डाउट या कन्फ्यूज मत होइएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्री इशू की, तो समझिए पहला पार्ट है प्री इशू ऑब्लिगेशन। डॉक्यूमेंट का पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट टू सबमिटेड द लीड मर्चेंट बैंकर और मैनेजर शैल सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू सेबी। यानी जो आपका लीड मर्चेंट बैंकर है या जो मर्चेंट बैंकर है वो कंपनी को, वो सेबी को फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है प्री इशू के संबंध में वो सबमिट करता है। तो पहला डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आपका दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रैकेट में MOU बिटवीन लीड मर्चेंट बैंकर्स एंड इशू कंपनी स्पेसिफाइंग देयर म्यूचुअल राइट्स, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द इशू। मतलब MOU यानी जो देखा जाए एक तरह से ये आपका मेमोरेंडम इशू का ही दूसरा फॉर्म है वो, और आपके साथ में लीड मर्चेंट बैंक के बीच में जो भी आपकी आपस का जो संबंध है, जो लायबिलिटीज़ है, उसके बारे में एक लिखित सहमति जो है वो कंपनी को या सेबी को वो सबमिट करता है। दूसरा अपना जो पॉइंट है इसी का डॉक्यूमेंट के संबंध में वो आपका है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय लीड मर्चेंट बैंकर एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सेकंड अलॉन्ग विद देयर ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के संबंध में जो भी डिटेल है उसको सबमिट करना पड़ता है मर्चेंट बैंकर को अपने सेबी के पास। थर्ड आपका है ए लिस्ट ऑफ पर्सन हु कंस्टिट्यूट द प्रमोटर्स ग्रुप एंड देयर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग्स। कौन कौन से प्रमोटर्स हैं और साथ में उनके इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूरी लिस्ट जो है वो सेबी को सबमिट करता है। फिर नेक्स्ट आपका है ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट इन कंप्यूटर फ्लॉपी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। कंप्यूटर के फ्लॉपी में एक उसका जो है आप लोगों को प्रेस्क्राइब फॉर्म को भी सबमिट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका है डॉक्यूमेंट 10 कॉपी फॉर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी जो प्रॉस्पेक्टस है उसकी 10 कॉपी जो है वो सेबी को सबमिट करेगा आपका मर्चेंट बैंकर या लीड मर्चेंट बैंकर। ये पहला पॉइंट है प्री इशू ऑब्लिगेशन का। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएरी। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक और राइट इशू is managed by more than one merchant banker, the right, obligation and responsibility of each merchant banker shall be drafted as specified in the schedule second. Other intermediaries such as advisor, banker to the issue, registrar, underwriter shall be appointed to consultation with lead merchant banker। देखिए इसको सीधे समझिए, बहुत लंबा अंग्रेजी में हो गया है, हिंदी में 2 लाइन में समझ जाइए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएरी, आप जानती हैं
अगर पोस्ट इशू की बात करते हैं या प्री इशू की बात करते हैं तो एक इंटरमीडियरी या मध्यस्थता अपॉइंट होता है। इसमें आपके अंडर राइटर भी हो सकते हैं, एडवाइज़र भी हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं और आपके इशू मैनेजर भी हो सकते हैं और रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये मर्चेंट बैंक को सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग आप समझ रही है क्या होता है। मान लीजिए पब्लिक इशू है, ठीक है, अगर पूरा सब्सक्राइब नहीं होना है या कोई थर्ड पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ये हम अंडर राइटिंग का काम करेंगे, तो हाँ, तो जो अंडर राइटिंग काम करता है वो अंडर राइटर है और जिसको काम क्या बोलते हैं, जो अंडर राइटिंग। मान लीजिए पब्लिक इशू है, अगर अंडर राइटिंग के फॉर्म में हो रहा है तो इसकी सूचना भी जो है मर्चेंट बैंकर जो है अपने सेबी को देगा। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑफर डॉक्यूमेंट टू मेड पब्लिक। अब यहाँ पे देखिए ऑफर डॉक्यूमेंट बोलिए या प्रॉस्पेक्टस बोलिए, ये आपका हो गया मेड टू, मतलब क्या हुआ कि उसका आपको एक एडवर्टीजमेंट यानी पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हम जो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है, हमारा प्रॉस्पेक्टस है, वो हम कब इशू करने जा रहे हैं। इसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कि यानी कोई भी व्यक्ति जो है फ्री में या कुछ पैसा देके वो ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, चेक कर सकता है और नोट भी कर सकता है। फिर हमारा प्री इशू ऑब्लिगेशन में नेक्स्ट पॉइंट आपका है अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर्स। बिल्कुल सही कहा, आपने कोई शेयर परचेज किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, कोई आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी क्या करती है, सारी ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के तहत वो क्या करती है कि एक अपनी कंपनी में एक कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंट कर देती है, जिसके थ्रू जो पब्लिक या जो कंप्लायंस करने वाला जो इंडिविजुअल होता है उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर करती है और इसकी सूचना भी जो है आपका जो है लीड मर्चेंट बैंकर जो है सेबी को देता है कि हमारे यहाँ जो है हमने ये अपॉइंटमेंट कर लिया है कंप्लायंस ऑफिसर का या कंप्लेंट ऑफिसर का। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो जी तो एक शहर में आप बैंक के थ्रू क्या होते हैं, जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं या आपके और भी सिटी हैं वहाँ पे क्या होते हैं, आपके कम से कम 10 सेंटर वहाँ पे जो हैं ये कंपनी के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वहाँ पे पब्लिक जाके फॉर्म भरती है और बैंक के थ्रू ये सारा काम होता है और अब उस एप्लीकेशन के साथ जो पैसा जो है ड्राफ्ट के रूप में लगाती है। फिर नेक्स्ट आपका है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। देखिए द ऑफर डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस शैल बी फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट रिसीव एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सेबी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट की। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार जब ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है और प्री इशू के पहले कि ये जो सारे कंपनी के सारे सेक्रेटरी व सीईओ बैठते हैं और एक प्रॉस्पेक्टस तय कर लेते हैं। जब उनकी मोहर लग जाती है और जब इशू हो जाता है तो उसी को बोलते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट, ये आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट पब्लिक में इशू हो जाता है तब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये कंफ्यूज होने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफर डॉक्यूमेंट बोलिए या उसको प्रॉस्पेक्टस बोलिए या फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बोलिए, तीनों आपका एक ही चीज़ होता है। फिर नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी accompanied बाय द एब्राइज्ड प्रॉस्पेक्टस। द डिस्क्लेमर clause by SEBI should be printed in bold, highlight and risk factors should be given same prominence। ठीक है, सही कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी जो आपका है कस्टमर जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेगा तो किसी भी पॉइंट में उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फिर आपका है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। देखिए यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, ये कंपनी तय करती है। अगर डिबेंचर्स है तो वहाँ पे आपका 2000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका शेयर की बात करते हैं तो जितना आप शेयर ले रहे हैं उसका 25% जो है आपको मिनिमम ये एप्लीकेशन अमाउंट जो है अपने एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। वो जो सिक्योरिटी आपका प्री इशू या बाद में पोस्ट यहाँ होने जा रही है वो वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है कि नहीं है। फिर आपका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप जानती हैं कि आपका अगर सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू शैल बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट
3 working days and not more than 10 working days. However, in case of infrastructure company, it may be keep them open for 21 working days. Right issue shall be keep open at the least 30 days and not more than 60 days. देखिए पब्लिक इशू है तो आप जानती है 90 डेज होता है, और मान लीजिए अगर हमारे राइट इशू है तो उसके लिए 3 आपका मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम आपका 60 डेज। और मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसके लिए आपका जो है 21 दिन आपका जो है मिनिमम होता है। हाँ, मान लीजिए अगर ओवर सब्सिशन की बात आती है तो इसमें अगर मान लीजिए 90% ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो इसमें कंपनी के पास ये राइट होता है कि उसको हम क्या करेंगे। ये पूरा चीज़ आपका हो गया है प्री इशू में। अब हम बात करते हैं पोस्ट इशू का ऑब्लिगेशन क्या है। ये मर्चेंट का जो अभी आपने देखा सारा पॉइंट ये प्री इशू के संबंध में था। अब पोस्ट जब शेयर जो पब्लिक हो जाता है, जब अलॉटमेंट की बारी आती है तो मर्चेंट बैंक का क्या रोल होता है पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन में, को समझिए। द मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर compliance with the post issue obligation as specified in guidelines. He shall assign high priority to investor grievances and take all preventive steps to minimize the number of complaints. सही कहा, जो भी कोई कंप्लेन है ये मर्चेंट बैंकर का ये खास का रोल होता है कि अपने इन्वेस्टर को वो कम से कम जो है वो रिस्क फैक्टर पे ले जाए। और क्या क्या पॉइंट है, फॉलोइंग पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट है इसमें पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन में रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवांसेस। ठीक है, जो इन्वेस्टर ग्रीवांसेस है, कोई रिस्क है तो उसको किस तरह रिड्यूस किया जाए, किस तरह फॉलो किया जाए, ये सेबी के गाइडलाइन के थ्रू जो आपका मर्चेंट बैंकर है अपने ये क्लाइंट को वो फॉलो करता है, बताता है कि आपका जो ग्रीवांसेस है किस तरह हम कम करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका उसका पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स विथ इंटरमीडियरी। बैंकर हुए, आपके हुए, एडवाइज़र हुए या सॉलिसिटर हुए, जितने भी आपके इंटरमीडियरी हैं उनके बीच जो है कैसे हम कोऑपरेट करके जो है ये पोस्ट इशू का काम जो है कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका है स्टॉक इन्वेस्ट। द लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शन इशू बाय सेबी ऑन हैंडलिंग ऑन स्टॉक इन्वेस्ट बाय एन पर्सन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार। ठीक है, मान लीजिए स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या कंडीशन है, तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, ये आरबीआई के साथ वो एक मीटिंग करके वो तय कर लेता है कि स्टॉक के बारे में हमको क्या करना है। और उसी में दिया हुआ है कि अंडर राइटर है, तो अंडर राइटर का क्या रोल होगा। हाँ, अंडर राइटर की कंडीशन कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में जो है आपका जो है लीड मर्चेंट बैंकर है वो सारा डिस्कस करके सारी बात जो है वो सेबी को सामने रख देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, पोस्ट इशू लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर दैट ऑल इशू एडवर्टीजमेंट गिवन डिटेल्स रिलेटिंग टू द ओवर सब्सक्रिप्शंस, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, नंबर, वैल्यू एंड percentage of application received along with the stock invest, date of completion of the dispatch of refund order, date of dispatch of certificate and date of filing of listing application related with the 10 days। ठीक है, ये जितने भी आपके काम होते हैं वो बाकायदा वो विज्ञापन के द्वारा जो है मर्चेंट बैंकर अपने इन्वेस्टर को वो बताता रहता है। ये सारी चीज़ें जो है ऑब्लिगेशन ये आपका पोस्ट इशू में जो है मर्चेंट बैंकर जो है अपने सेबी को ये लिखित देता है। फिर इसमें आता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का बेसिस किस रहता है, इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी दैट हैज़ बीन ओवर सब्सक्राइब, द पोस्ट इशू लीड मर्चेंट बैंकर एंड द रजिस्ट्रार टू एन इशू रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट shall ensure that all allotment are made in the prescribed manner। जहाँ यानी जो भी हम अलॉटमेंट कर रहे हैं अगर ओवर सप्लाई हो रहा है तो किस से कर रहे हैं, एक नियम के अनुसार हम जो है लीड मर्चेंट बैंकर करता है और की सूचना जो है वो आपका सेबी को करता है। लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट, कंप्लायंस विथ गाइडलाइंस ऑन एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए किसी एडवर्टीजमेंट में किसी पर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो उसका कंप्लेंट किससे दूर किया जाता है, ये सारी जानकारी भी जो है वो आपका जो मर्चेंट बैंकर है सेबी को देता है। तो ये आपने देखा प्री इशू एंड पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर। हाँ, ये इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है
ये इसको आप देखिएगा, मेरे लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। कोई हाँ और कोई भी कुछ प्रश्न पूछना, कोई जानकारी आपको जानना हो तो हमको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, और हो सकता है कि हम थोड़ी देर में आपका इसका वीडियो हम प्रीमियर कर देंगे। ओके।